Hello students, good morning, very good morning to everyone. So we are in my last class, we are on the third chapter, money and credit. और मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया कि व्हाट इज मनी, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, और अगर जब मनी नहीं था देन हाउ ट्रांजैक्शन सिस्टम वाज गोइंग ऑन. तो स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज मेटेलिक मनी एंड यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म. देन व्हाट इज पेपर मनी, दैट इज कॉल्ड करेंसी, you are also familiar with this term. Then I explained the demand deposit money or the near money. Students, near money का मतलब होता है कि वह मनी or the things which are not operating on the order of the government but acting as a money. यानी वो काम तो पैसे की तरह कर रहा है, काम वो पैसे की तरह कर रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं है. यानी गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं किया है कि आप इस तरह का मनी को यूज कर सकते हो, इसलिए हम इसे नियर मनी बोलते हैं. द थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली मनी, द थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअल मनी बट वर्किंग एज ए मनी इज कॉल्ड नियर मनी. So students, I am giving one example of near money, and that is given in your syllabus also in NCERT, that is called check. This is the check. This is the check. आप सबने अपने घर में चेक देखा होगा. आपके पापा के पास एक चेक बुक होता होगा. जब आपके पापा को या आपके पेरेंट्स को किसी को पे करना होता होगा तो चेक से कट करके चेक फाड़ते होंगे, दे देते होंगे. अब इस चेक लिखने की कुछ तरीका है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले इस पे डेट लिखना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड में डेट दिया हुआ और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स होती है, जो आरबीआई डिसाइड करता है कि इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होगी, 6 मंथ होगी या 1 ईयर होगी. अब से कुछ पहले कुछ सालों तक ये 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी थी. अब इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स तक की है. फिर दूसरी बात है कि मैं चेक किसको दे रहा हूं. जैसे मान लो ये चेक मैं रोहन श्रीवास्तव को दे रहा हूं. रोहन श्रीवास्तव इज अ थर्ड पर्सन जिसे मुझे 50,000 रुपीज पे करना है. ये मेरे ऊपर लायबिलिटीज है, इसे मुझे पे करना है, पर 50,000 मेरे पास कैश नहीं है लेकिन बैंक में है. 50,000 रुपीज मेरे पास मेरे घर में कैश नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है. दिस इज माई डिपॉजिट. तो जब मैं चाहूं इस चेक के थ्रू उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता हूं. इसलिए इस चेक को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, और इस तरह के डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं. और इसलिए डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं कि जब चाहे उसे हम इस चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते. तो मेरे एग्जाम्पल में मान लो रोहन श्रीवास्तव कोई थर्ड पर्सन है जो मेरा नोन है और जिसकी लायबिलिटीज मेरे ऊपर 50,000 की है, जिसे मुझे पे करना है. एंड ही इज इंसिस्टिंग कि अभी दे दो मुझे 50,000 रुपये. पर 50,000 रुपये कैश तो नहीं है ना, तो मैं उसे कैसे पे करूंगा. इसके लिए मैं अपने चेक पे रोहन श्रीवास्तव लिख दूंगा. फिर मैं यहां पे अमाउंट में 50,000 लिखूंगा. चेक करो, अमाउंट में 50,000, और इसी अमाउंट को यहां मैं वर्ड्स में लिखूंगा 50,000, और फिर मैं नीचे साइन करूंगा. अब रोहन श्रीवास्तव तो कोई भी हो सकता है. द पर्सन हु इज गोइंग टू डिपॉजिट द चेक इन द बैंक और द पर्सन हु इज गोइंग टू विड्रॉ द मनी, वो जरूरी नहीं रोहन श्रीवास्तव, सोहन श्रीवास्तव भी हो सकता है, मोहन श्रीवास्तव भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उसके नेम को वेरीफाइड नहीं किया.
क्योंकि मैंने उसके सिग्नेचर को वेरीफाइड नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक दे दिया। तो बैंक उससे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु आर यू, एंड द पर्सन इज सेइंग आई एम रोहन श्रीवास्तव, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट? देयर आर लैक्स ऑफ रोहन श्रीवास्तव इन इंडिया। मुझे कैसे पता कि आप वही रोहन श्रीवास्तव हो जिसे 50,000 रुपये विड्रॉ करना है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक रोहन श्रीवास्तव का यहां साइन लेना पड़ेगा, और फिर उसके नीचे हमें साइन करना पड़ेगा। तो अगर मान लो रोहन श्रीवास्तव ने अपना नाम लिख दिया यहां RS, उसने साइन कर दिया ऐसे, तो एज ए टैग चेक पेयर मैं इस रोहन श्रीवास्तव को सर्कल करूंगा और फिर नीचे मैं अपना यहां साइन कर दूंगा। ठीक है? तो जब रोहन श्रीवास्तव इस चेक को बैंक में काउंटर पे डिपॉजिट करेगा तो बैंक इज नॉट गोइंग टू आस्क हु आर यू, वेदर यू आर रोहन श्रीवास्तव और सोहन श्रीवास्तव, बैंक इज नॉट बॉदर अबाउट इट। बैंक सबसे पहले वो मेरे नाम के अकाउंट को चेक करेगा कि वेदर दिस पर्सन हैज 50,000 रुपीज और नॉट इन हिज अकाउंट। हो सकता है मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मैंने फॉल्स चेक दे दिया। हो सकता है, ऐसा होता है, कई लोग फॉल्स चेक दे देते हैं। जब बैंक चेक कर लेगा कि मिस्टर अभय श्रीवास्तव के पास 50,000 रुपीज अकाउंट में है, तो फिर बैंक क्या करता है, उस रोहन श्रीवास्तव से यहां पे साइन लेगा या किसी भी प्लेस पे साइन ले लेगा पीछे, और वो इस साइन से और इस साइन को टैली करेगा। इफ द रोहन श्रीवास्तव इज द ट्रू पर्सन तो वो सेम साइन करेगा। और कोई अगर गलती से किसी को ये चेक मिल गया एंड ही इज नॉट द रोहन श्रीवास्तव, तो उसे नहीं पता कैसे साइन करना है, फिर वो पकड़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बैंक सिग्नेचर के थ्रू चेक कर लेती है कि वेदर दिस पर्सन इज रोहन श्रीवास्तव और नॉट, एंड देन द बैंक विल गिव हिम 50,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, ये 50,000 रुपीज जो मेरा पहले डिपॉजिट था, उस 50,000 को मैंने इस चेक के थ्रू विड्रॉ कर लिया, मैंने डिमांड कर लिया, इसलिए हम इसे डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इट मीन्स व्हेनेवर द डिपॉजिटर वांट्स ही कैन विड्रॉ द मनी। जब चाहे पैसे को ले सकता हो, और उसमें बैंक मना नहीं करेगा। बैंक हैज नो पावर टू से नो। बैंक इज इंटाइटल्ड और बैंक इज बाउंड टू रिटर्न बैक माई मनी, क्योंकि बैंक ने हमारा पैसा लिया है, बैंक के ऊपर लायबिलिटीज है और बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा। और अगर किसी बैंक ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता, तो उसके अगेंस्ट केस हो जाएगा। इसलिए हम इसे डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। अब बात आती है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बैंक की लंबी लाइन में खड़ा रहूं एज ए रोहन श्रीवास्तव, फिर मैं इसे अपने बैंक काउंटर पे करूं, फिर वहां वेरिफिकेशन हो और फिर मुझे पेमेंट मिले। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सारा ट्रांजैक्शन वाइट हो, ट्रांसफर हो, क्लीन हो। तो मैंने यहां पे इस चेक के कॉर्नर में 2 सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आप चाहो तो यहां अकाउंट पे भी लिख सकते हो, हमने यहां 2 सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब इस चेक को कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इस चेक के थ्रू पेमेंट नहीं निकाल सकता। अब ये जो 50,000 पेमेंट है, दैट विल गो डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ रोहन श्रीवास्तव। द फंड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अभय श्रीवास्तव टू रोहन श्रीवास्तव, एंड रोहन श्रीवास्तव कैन चेक हिज अकाउंट। इफ रोहन श्रीवास्तव फाइंड्स कि उसके अकाउंट में 50,000 की क्रेडिट हो गई, इसका मतलब 50,000 रुपए उससे आ गया।
तो दिस पीस ऑफ पेपर इज डूइंग व्हाट? ये कर क्या रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसका फंक्शन क्या है? मीन्स ऑफ पेमेंट। यही दो फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मीन्स ऑफ पेमेंट। इस चेक को देकर मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूं, इस चेक के थ्रू मैं किसी का डेफर्ड पेमेंट, किसी का बकाया पेमेंट पूरा कर सकता हूं। तो दिस चेक इज डूइंग व्हाट? इट इज वर्किंग एज ए मनी, इट इज फंक्शनिंग एज ए मनी। But is there any sign of RBI governor of this check? No. Is there any statement written in the check? I promise to pay rupees 50,000 to the bearer. Nothing is written. It is the check leaves given by bank to the depositors. जिन लोगों ने इस ICICI बैंक में डिपॉजिट किया होगा उनको एक चेक बुक दे दिया, आप इस चेक बुक को यूज करो और इसे मीन्स ऑफ पेमेंट एंड मीडियम ऑफ पेमेंट के थ्रू यूज करो। यू डू योर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, इट्स नो प्रॉब्लम। सो दिस चेक इज कॉल्ड नियर मनी बिकॉज इट इज नॉट द लीगल टेंडर मनी। रिमेंबर, नोट्स आर लीगल टेंडर मनी, बट दिस इज नॉट द लीगल टेंडर मनी। ये लीगल टेंडर मनी नहीं है, इसको सिर्फ बैंक ने दिया है। किसको दिया है? मुझे दिया है। क्यों दिया है? मुझे ही क्यों दिया है? क्योंकि उस बैंक में मेरा 50,000 का डिपॉजिट है और मैं अपने 50,000 के डिपॉजिट्स को इस चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकता हूं। उस 50,000 रुपीज को मैं इस चेक के थ्रू किसी को पेमेंट कर सकता हूं, अपनी लायबिलिटीज को रिड्यूस कर सकता हूं। यानी ये चेक हमारे लिए मनी का काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज ए मनी, इसलिए हम इसे नियर मनी बोलते हैं। और चूंकि ये इसे आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, आरबीआई इसे गवर्न नहीं करती है और ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे सर्कुलेट नहीं होता है, इसलिए हम इसे लीगल टेंडर मनी नहीं बोलते। So one important point, students, is a near money is not the legal tender money. And the second important point, since it is the near money, that's why you see the different banks give different color of checks, different varieties of checks. See, another example. अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये 50,000 का पेमेंट मैं खुद निकालूं, मुझे कैश चाहिए, मुझे अपने बच्चों को कैश फीस पे करना है, मेरे घर में कैश की शॉर्टेज है, तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं यहां पे इन प्लेस ऑफ रोहन श्रीवास्तव आई विल राइट अभय श्रीवास्तव। हाँ, मैं अभय श्रीवास्तव, इकोनॉमिक्स टीचर फ्रॉम एडुलैक्स, रैंक अप क्लासेस। एज ए पर्सन अभय श्रीवास्तव मैं यहां या तो अभय श्रीवास्तव लिख सकता हूं या मैं सेल्फ लिख सकता हूं, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। या तो मैं अभय श्रीवास्तव लिख सकता हूं या सेल्फ लिख सकता हूं। फिर मैं इस चेक को बैंक काउंटर पे डिपॉजिट करूंगा और बैंक पर्सन विल चेक वेदर आई एम अभय श्रीवास्तव और नॉट, विल टेक द साइन फ्रॉम मी, मुझसे साइन लेगा और उस साइन को इस साइन से टैली करेगा। जो बैंक ऑफिसर्स के सामने मैं साइन करूंगा उस साइन से इस साइन को वो टैली करेगा और उससे पता चलेगा कि वेदर आई एम अभय श्रीवास्तव और आई एम अजय श्रीवास्तव। हु एम आई इज रिकॉग्नाइज्ड बाय माय सिग्नेचर and then I will take the 50,000 rupees of cash. So students, this leaf, this check leaf is operating, is working as a money, but it's not the actual money, therefore it is called near money. And since it is given in your NCERT as a simple example, and that's why I have used this check leaf in front of you.
Now come to the point, loan activities of bank. This is the second point of your NCERT. Loan activities of bank. So first of all, we have to understand what is bank and what bank is doing. So student, if you see the literal meaning of bank, if you see the dictionary meaning of bank, it has two meanings. Number one, corner or sides of river, bank of river. Am I right? Or it is the place where things are deposited when we have surplus, and the same things are withdrawn when we have shortage. Generally, if you ask this question from class 10th students, what is bank? Will say, sir bank, sir state bank, sir PNB bank, sir जहां पैसे को रखा जाता है और निकाला जाता है. Bank is an institution. A bank is a unit, institution where surplus of things are deposited, and when we want, when we require, we can withdraw. It's a very simple thing. जहां मेरे पास जो भी सरप्लस चीज है मैं उसको डिपॉजिट कर देता हूं, और जब जरूरत होती है तो विथड्रॉ कर लेता हूं. ब्लड बैंक, ब्लड बैंक. अब ब्लड बैंक में तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है. होता है क्या? नहीं होता है. आई बैंक, book bank, so many examples you will find. The piggy bank at your home. When you people were small children, what you were doing? आप अपने पेरेंट्स से जो भी कॉइन्स लेते थे उस पिगी बैंक में डालते थे, और जब भी कोई फेस्टिवल आता था तो आप उस पिगी बैंक को तोड़ देते थे, और उससे जो भी सरप्लस होता था, जो भी आप वहां से लेते थे, आप टॉयज लेते थे. तो सिमिलरली, in one hand you are depositing and on the other hand you are withdrawing or you are taking. तो अब हम यहां पे इस बैंक को इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज which make relationship between depositors and creditors.